हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस जे क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे 21 और 22 सितंबर का करंट अफेयर। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा जो पहला आज का क्वेश्चन है वो अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह 2021 कब मनाया गया। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह है ये मनाया गया है 20 से 26 सितंबर के बीच में। ये हर साल सितंबर के आखिरी जो रविवार है, लास्ट जो संडे है हमारा, हर सितंबर मंथ का लास्ट संडे जो है वहाँ पे इसको समाप्त होने के लिए पूरे सप्ताह को बाधिर के अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह, जिसको इंटरनेशनल वीक ऑफ द डेफ बोलते हैं, आई डब्ल्यू डी इंटरनेशनल वीक ऑफ द डेफ, DEF डेफ के रूप में मनाया जाता है। और ये जो है 2021 में 20 से 26 सितंबर तक मनाया जा रहा है। ये सितंबर महीने का जो अंतिम रविवार है उसको विश्व बाधिर दिवस या फिर जो बाधिरों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है इसके रूप में मनाया जाता है। तो 2021 का इसका विषय क्या है? ये जो बाधिरों के लिए मनाया गया है इसका विषय है उत्पन्न बाधिर, ये जो उत्पन्न बाधिर समुदायों का जश्न मनाना, सेलिब्रेटिंग थ्रिविंग डेफ कम्युनिटीज़, ये इसका विषय था। तो इस दिन का इतिहास क्या था, ये कैसे मनाया जाता है? तो ये वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ जिसको बोलते हैं उसकी एक पहल है। और इसे पहली बार कब मनाया गया था? इसे पहली बार 1958 में मनाया गया था। कहाँ पर? रोम में। रोम में जो इटली है वहाँ पर उसे महीने के उपलक्ष्य में, इटली में उसी महीने के उपलक्ष्य में मनाया गया था जब WFD की पहली विश्व कांग्रेस आयोजित की गई थी। और अगर हम लोग बात करें जो बधिर है, बधिरों का जो विश्व संघ है उसका स्थापना कब हुआ था? उसका स्थापना जो हुआ था वो 23 सितंबर 1951 में रोम में हुआ था। रोम जो इटली है वहाँ हुआ था। और इसके लिए बाधिरों के लिए जो विश्व संघ के अध्यक्ष हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है जोसेफ मरे। जोसेफ मरे को इसके लिए अध्यक्ष चुना गया है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया, यानी इंटरनेशनल पीस डे ये कब मनाया गया था। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 21 सितंबर को जो है हर साल ये दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, जिसको हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ पीस बोलते हैं या पीस डे भी बोलते हैं, इंटरनेशनल पीस डे, ये मनाया गया 21 सितंबर को। जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसने इसे 24 घंटा अहिंसा और संघर्ष विराम के माध्यम से शांति के जो आदर्श हैं, आदर्शों को मजबूत करने के लिए समर्पित किया है, समर्पित के रूप में घोषित किया है। जो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस था इस बार का 2021 का, उसका अगर हम थीम का बात करें तो उसका थीम क्या था? उसका थीम है एक न्याय संगत और सतत विश्व के लिए बेहतर पुनर्प्राप्ति। अगर इंग्लिश में बात करें, रिकवरी बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। ये जो शांति का जश्न है ऑनलाइन और ऑफलाइन नफरत के कृतियों के खिलाफ खड़े होकर महामारी के सामने करुणा, दया और आशा फैलाकर हम ठीक हो जाए के रूप में मनाएंगे। तो यही हमारा अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है इसका इतिहास के बारे में अगर बात करें कि ये कब से शुरू किया गया है, तो इसका जो शुरुआत किया गया है ये 1981 में, यानी 1981 में जो UN है, संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है, उसके द्वारा की गई थी। ये 2 दशक के बाद 2001 में 2001 में महासभा ने सर्वसम्मति से इस दिन को अहिंसा और संघर्ष विराम की अवधि के रूप में नामित करने के लिए मतदान किया। ये जो संयुक्त राष्ट्र का बार बार हम लोग चर्चा कर रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र, तो ये जो UN है, संयुक्त राष्ट्र है, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ है? न्यूयॉर्क USA में है। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 में UN का स्थापना हुआ था। और UN का अभी महासचिव कौन है? तो UN के जो महासचिव अभी हैं उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस जो है UN के महासभा अध्यक्ष है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हुआ इस बार 2021 का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसमें भारत को क्या स्थान दिया गया है, देखते हैं हम लोग। तो ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, इसमें भारत को 46 यानी 46वां स्थान दिया गया है। ये जो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसको इनोवेशन इंडेक्स इसको क्या बोलते हैं हम लोग, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन बोलते हैं, यानी इंग्लिश में अगर बात करें तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी WIPO बोलते हैं, जिसको हिंदी में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन बोलते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसके द्वारा ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया है, जिसमें भारत को 46 स्थान 46वां स्थान दिया गया है। अगर हम लोग बात करें कि जो भारत पिछले साल कितने रैंकिंग पे था, तो ये पिछले साल जो है 48 रैंकिंग पे था भारत, और इस साल 2 पायदान ऊपर चढ़ा है जो कि 46 है। भारत जो है इसमें जो मध्यम आयु के जो वर्ग है, मध्यम आय के जो वर्ग समूह है, उसके तहत भारत को वियतनाम के बाद दूसरे स्थान पर रखा गया है। जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है 2021 में 132 अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार पारिस्थितिक तंत्र के प्रदर्शन को ये दर्शाता है। तो अगर रैंकिंग के बेसिस में बात करें कि रैंक 1 में कौन है, इसमें जो इनोवेशन इंडेक्स हुआ ग्लोबल का, उसमें रैंक 1 में कौन है, तो रैंक 1 में जो है वो है स्विट्जरलैंड, हर बार यही रहता है स्विट्जरलैंड। रैंक 1 में इसका स्कोर क्या था 65.5 इसके स्कोर। और सेकेंड नंबर पे कौन है, सेकेंड नंबर पे स्वीडन, और थर्ड नंबर पे USA यानी हमारा अमेरिका, और इंडिया का स्थान कौन सा है, इंडिया का स्थान 46। ठीक है, तो ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है ये दुनिया भर में कितने देशों के बीच में, अगर क्वेश्चन आता है कितने देशों के बीच में किया गया, तो ये 132 देशों में के बीच में किया गया है। और अगर हम लोग इसके बारे में बात करें, WIPO जो हमारा है, WIPO, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही WIPO का फुल फॉर्म बताया हुआ है कि WIPO क्या होता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इसके द्वारा जो किया गया, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय जेनेवा। तो जेनेवा कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद ये जो वीपो है इसका स्थापना कब हुआ था, तो 14 जुलाई 1967 में, 1967 में। और इसकी सदस्यता, इसमें टोटल कितने आदमी हैं, कितने सदस्य हैं, तो 193 सदस्य इसमें शामिल है। और जो WIPO है उसके महानिदेशक कौन है, तो जो महानिदेशक हैं वो है डैरेन टैंग। डैरेन टैंग जो है इसके महानिदेशक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है वो है 73 एमी पुरस्कार 2021 का घोषणा किया गया है। तो ये पुरस्कार किसको किसको क्या मिला है वो हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि जो एमी पुरस्कार है इसका कौन सा संस्करण हुआ, तो ये 73वां संस्करण हुआ। उसके बाद ये जो प्राइम टाइम एमी अवार्ड है ये कब दिया गया, 19 सितंबर को दिया गया। और ये कहाँ पे आयोजित किया गया, तो इसका जो आयोजन हुआ है वो लॉस एंजल्स में हुआ है। लॉस एंजल्स कहाँ है, कैलिफोर्निया। ठीक है, तो इस पुरस्कार ने 1 जून 2020 से 31 मई 2021 तक के जितने भी अमेरिकी प्राइम टाइम टेलीविज़न प्रोग्रामिंग में सर्वश्रेष्ठ को सम्मानित किया है, जिनको टेलीविज़न कला विज्ञान अकादमी इनके द्वारा चुना गया था। तो टेलीविज़न अकादमी के जो शीर्ष सम्मान है उसके 73वें संस्करण की मेजबानी जो है CBS पर सेड्रिक द एंटरटेनर द्वारा की जा रही है। तो इसका जो रिजल्ट है वो हम लोग देखते हैं कि किसको किसको क्या मिला है। उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज, जो उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज है वो दिया गया है द क्राउन को। उत्कृष्ट हास्य श्रृंखला यानी जो कॉमेडी है उसके में टेड लासो, और उत्कृष्ट वैरायटी टॉक शो में लास्ट वीक टुनाइट विथ जॉन ओलिवर इसको मिला है। उत्कृष्ट सीमित श्रृंखला जो मिला है वो द क्वींस गम्बिट को मिला है।
और अभिनेता का बात करें, उत्कृष्ट अभिनेता किसको मिला है कॉमेडी में, तो है जेसन सुदेकिस, जो टेड लासो के अभिनेता हैं जिनका नाम है जेसन सुदेकिस, इनको कॉमेडी में उत्कृष्ट अभिनेता के रूप में मिला है। और जो ऐसे नाटक में उत्कृष्ट अभिनेता है वो किसको दिया गया है, वो दिया गया है जोस ओकोनोर, जो जोस ओकोनोर को ये दिया गया है। और उत्कृष्ट अभिनेता सीमित श्रृंखला या मूवी के लिए इवान को दिया गया है। और जो मैक्रेगर है उनको हैलस्टन के लिए दिया गया है। और उत्कृष्ट अगर अभिनेत्री का बात करें तो कॉमेडी में जीन स्मार्ट हैक्स मूवी के लिए दिया गया है। और उत्कृष्ट अभिनेत्री नाटक के लिए दिया जाए तो ओलिविया कॉलमैन जो है द क्राउन के लिए दिया गया है। तो ये हमारा जो ये है फोटो जो है इमेज, ये एमी अवार्ड है, जो आपको अवार्ड दिख रहा है यही एमी अवार्ड है, ये मिलता है जीतने वाले को। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, द थ्री खान्स एंड द इमर्जेंस ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है, इसके जो लेखक है वो कौन है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द थ्री खान्स एंड द इमर्जेंस ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है। तो नाम से ही पता चल रहा है ये जो द थ्री खान्स यानी थ्री खान्स है, यहाँ फोटो में देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये फोटो में तीन खान जो हैं सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान, इनके बारे में दिया गया पुस्तक में। तो ये जो थ्री खान्स है एंड द इमर्जेंस ऑफ न्यू इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये इस पुस्तक के लेखक जो हैं वो है कावेरी बमजई। कावेरी बमजई जो है इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। और इस पुस्तक में ये जो वरिष्ठ पत्रकार हैं कावेरी बमजई, इन्होंने तीनों खानों जैसे आमिर खान, सलमान खान, इन सब के बारे में और शाहरुख खान, इन तीनों के बारे में लिखा है, जो कि इतिहास में सबसे कठिन समय के साथ जोड़ा है इनको। कला अक्सर सामाजिक और राजनीतिक आयामों पर प्रतिक्रिया करती है और रोल मॉडल की कमी वाले देश में फिल्मी सितारे अक्सर दोहरी भूमिका निभाते हैं। तो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो संघाई सहयोग संगठन का जो 9वां सदस्य चुना गया है, 9th जो चुना गया है, कौन है वो 9वां सदस्य। तो 9वां सदस्य का नाम है वो है ईरान। ईरान जो है उसको 9वां जो सदस्य है उसके बारे में उसमें इसको चुना गया है ईरान को। तो जो ईरान है उसको आधिकारिक तौर पर संघाई सहयोग संगठन, जिसको SCO बोलते हैं हम लोग, ठीक है, जिसको संघाई कोऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, इसने पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार किया है। जो तजाकिस्तान है उसके जो दुशांबे जगह है, दुशांबे में जो SCO यानी SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके जो नेता हैं उन्होंने 21 यानी 21वां शिखर सम्मेलन में ईरान को पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया है। तो 9वां सदस्य के रूप में स्वीकार किया है संघाई सहयोग संगठन ने किसको, ईरान को। अगर हम लोग बात करें SCO के बारे में, तो SCO का मुख्यालय कहाँ है, वो है बीजिंग, चीन में। और SCO का महासचिव कौन है, वो है व्लादिमीर नोरो। व्लादिमीर नोरो जो है SCO का महासचिव है। और SCO का स्थापना कब किया गया था, SCO का स्थापना 15 जून 2001 में। जो SCO स्थायी सदस्य है उसमें कौन कौन आते हैं SCO स्थायी सदस्य में, तो चाइना हो गया, फिर रसिया हो गया, तजाकिस्तान हो गया, फिर कजाकिस्तान हो गया, फिर उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, भारत है, पाकिस्तान है और ईरान है। तो इतने जो सारे कंट्री हैं वो SCO में शामिल है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 चोटियों को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय कौन बनी है। तो ऐसा कौन सा भारतीय महिला है जो 2 चोटियों को सबसे तेज फतह की है, सबसे तेज वहाँ पे पहुँची है। तो उनका नाम क्या है, उनका नाम गीता समोता। आप फिगर में देख सकते हैं ये है गीता समोता। तो इन्होंने जो है 2 चोटियों को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय बनी है। तो CISF की जो अधिकारी हैं ये गीता समोता। गीता समोता क्या चीज़ के अधिकारी हैं, वो CISF की हैं।
ये जो अफ्रीका है और रसिया यानी रूस जो है उसमें स्थित 2 चोटियों को पार करने वाली सबसे तेज भारतीय बन गई हैं। और ये महीना की शुरुआत में जो सब इंस्पेक्टर गीता समोता है उसने रूस में जो माउंट एल्ब्रस है उसको फतह किया, और जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रस उसको भी वो उन्होंने फतह किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया गया? तो ये जो विश्व अल्जाइमर दिवस है, वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे, ये मनाया गया है 21 सितंबर को। 21 सितंबर को ये मनाया गया है वर्ल्ड जो है अल्जाइमर दिवस मनाया गया है। ये विश्व अल्जाइमर दिवस है, ये हर साल यानी जितने भी ईयर्स हैं हर साल ये 21 सितंबर को मनाया जाता है और ये वर्ल्ड लेवल पे मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य क्या रहता है, मोटो क्या है कि जो ये अल्जायर रोग है, जो अल्जायर रोग होता है, अल्जाइमर जो रोग होता है, उस रोग और उससे संबंधित जो मनोभ्रंश है उसके आसपास चलने वाले कलंक के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। विश्व जो अल्जाइमर दिवस है उसका शुरुआत जो हमारे 10वीं वर्षगांठ है उसको मनाने के लिए 21 सितंबर 1994 में शुरू किया गया। 1994 में इसको जो एडिनबर्ग है और एसडी में एडीज में उसके वार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पे किया गया था। ये जो विश्व अल्जाइमर दिवस है उसका जो विषय है वो विषय क्या है, वो विषय है मनोभ्रंश को जाने, जो मन का भ्रम है मनोभ्रंश को जाने, नो द डिमेंटिया एंड नो अल्जाइमर्स, और अल्जाइमर को जाने, मनोभ्रंश को जाने, अल्जाइमर को जाने, ये इसका शीर्षक था, ये इसका विषय था। और अगर इंग्लिश में बात करें तो नो डेमेंटिया, अगर हम लोग लिखना चाहें इंग्लिश में तो नो डिमेंटिया नो अल्जाइमर्स। ये जो अल्जाइमर रोग है एक प्रगतिशील बीमारी है जहाँ कई वर्षों में मनोभ्रंश के लक्षण धीरे धीरे खराब होते जाते हैं। अपने शुरुआती चरणों में स्मृति यानी जो हमारा बुद्धि है, जो स्मरण शक्ति है, वो हल्का हल्का हानि पहुंचना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अल्जाइमर के बाद के जो चरण के साथ में व्यक्ति बातचीत करने और अपने पर्यावरण पर प्रतिक्रिया करने की क्षमता खो देते हैं। ये जो रोग है ये अपक्षयी मस्तिष्क रोग है जिसको बोलते हैं हम लोग डिजेनरेटिव ब्रेन डिजीज है, जो कि स्मृति हानि का कारण बनता है और स्पष्ट रूप से सोचना मुश्किल या लगभग असंभव ये बना देता है हम लोग के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, FSSAI ये जो इसका तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक है ये किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये जो जारी किया है वो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण जो मंत्री हैं जिनका नाम मनसुख मांडविया है, इन्होंने इसको जारी किया है। तो तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक को जारी करने वाले कौन है? हमारे मनसुख मांडविया हैं। ये जो मनसुख मांडविया मंत्री ने देश भर में खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिक तंत्र के पूरक के लिए 19 मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन को भी हरी झंडी दिखाई है, जिससे ऐसी मोबाइल टेस्टिंग वैन की कुल संख्या 109 हो गई है। ये जो सूचकांक है इसमें 9 प्रमुख राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में सबसे जो बड़ा राज्य है उसमें सबसे पहले है वो गुजरात, सबसे पहले गुजरात, उसके बाद केरल, उसके बाद तमिलनाडु। और अगर छोटा राज्य का बारे में बात करें तो छोटा राज्य में पहले है गोवा, उसके बाद है मेघालय, उसके बाद है मणिपुर। और अगर केंद्र शासित प्रदेश का बात करें तो एक नंबर में है जम्मू कश्मीर, दूसरा में है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और तीसरा में है नई दिल्ली। ये हमारा इसका रैंकिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। और एक और जो लास्ट क्वेश्चन है जो छूट गया है वो क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखेंगे। जो हमारा हेडिंग था कि जो समुद्र शक्ति हुआ है, समुद्र शक्ति अभ्यास, ये भारत और किसके बीच में हुआ है? तो हम लोग जानते हैं जो समुद्र शक्ति है वो भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। ठीक है, तो ये जो भारतीय और इंडोनेशिया नौसेना है तो
किसके साथ कौन सा फोर्स है, तो जो नेवी फोर्स है यानी नौसेना जो है, तो भारत और इंडोनेशिया के नौसेना के बीच में ये कब से कब, तो 20 सितंबर से 22 सितंबर तक ये चला है। तो भारत और इंडोनेशिया जो है इनके बीच में जो द्विपक्षीय संबंध है उनको बेहतर बनाने के लिए अभ्यास किया जाता है। और इसमें नौसेना के जो जहाज शिवालिक हैं और कदमट हैं, ये पहले ही इंडोनेशिया के जकार्ता पहुंच चुके थे। ये जो अभ्यास है इसमें सेना भी भाग लेंगी, इंडोनेशिया की जो सेना है वो भी भाग लेंगे, और इसमें सर्वोत्तम जो प्रस्ताव है उसको साझा किया जाएगा और समुद्री सुरक्षा के बारे में इसमें समझ विकसित करने के लिए एक मंच प्रदान करेगी। तो ये हमारा आज का वीडियो था। अगर आपको पसंद आया हो तो शेयर करना ना भूलें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड को शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिले। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको सबसे पहले हमारा वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू एवरीवन।